नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत CSJMU यानी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर के अंतर्गत जो आपके BA सेकेंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर में को करिकुलर का जो पेपर है जिसका नाम है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। तो जो पेपर आपका 2022-23 में हुआ है, 23-24 में जो आपका हुआ है, उसका आज हम फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस प्रकार के थे, उनका एक्सप्लेनेशन भी देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आपको एक रजिस्टर लेना है, क्वेश्चन नोट करने हैं और जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा उस एक्सप्लेनेशन को आपको ज़रूर नोट करना है, जिससे आपको जो इस साल यानी कि 24-25 में जो आपका को करिकुलर BA थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको मदद मिल सके, ठीक है। ये दोस्तों सीरीज A है, क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज है वो A है, ठीक है। और इसमें आपको पता है कि A, B, C, D सीरीज होती है, तो हमारी A सीरीज हमने उठाई है। तो जिन बच्चों के पास A सीरीज का पेपर होगा उनको सेम क्वेश्चन मैच करेंगे जो हम हल कर रहे हैं यहाँ से, और जिनके पास B, C, D होगा वो इन्हीं प्रश्नों के आधार पर देख लेंगे कि उनका प्रश्न कहाँ पर है, ठीक है। बाकी हम इस पेपर का PDF आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में भी लिंक लगा देंगे, जहाँ से डाउनलोड करके आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारा जो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है आपसे कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड स्पेस वीक इज सेलिब्रेटेड कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों A है। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के मध्य विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसमें अगर हम और बात करें आपसे तो ये मनाया क्यों जाता है, दरअसल अगर हम देखें इसका तो 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, ठीक है। 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक 1 रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, ठीक है। इसलिए यह सप्ताह मनाया जाता है आपका, ठीक है। और 10 अक्टूबर 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी लागू की गई थी। तो अब आप समझ गए, 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक फर्स्ट रूस ने भेजा था, इसलिए विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। और 10 अक्टूबर 1967 को आउटर स्पेस ट्रीटी लागू हुई थी, इसलिए 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस मनाया जाता है। तो पहले का आंसर A है। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि हर इंसान की मूल इच्छा होती है कि वह, ये दोस्तों ये तो समझ बेस का क्वेश्चन है कि प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि वो हमेशा खुश रहे, ठीक है। चलिए, तो इसका 2 का पहला ए सही है। इसके बाद तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि SPCB स्टैंड फॉर, यानी SPCB का मतलब क्या है। तो इसका तो दोस्तों फुल फॉर्म होता है, वो होता है आपका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। SPCB का मतलब क्या है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है।
तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी नंबर है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। दोस्तों इस अधिनियम के तहत, यानी जो राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड अधिनियम आया था उसके तहत और कई सारे अधिनियम बनाए गए आपके, जैसे जल अधिनियम 1974 में लागू हुआ, वायु अधिनियम यानी जल रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था, वायु नियंत्रण एवं रोकथाम जो अधिनियम था 1981 में आया था। ठीक है, इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, जो SPCB यानी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत लाए गए थे। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी पिरामिड यानी इकोलॉजिकल पिरामिड आर, यानी यहाँ पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम बता दें कि पारिस्थितिकी जो पिरामिड होता है वो 3 प्रकार का होता है, और पिरामिड का जो दोस्तों आकार होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी पिरामिड की जो संकल्पना थी वो एल्टन महोदय ने दी थी। किसने? एल्टन महोदय ने संकल्पना दी थी पारिस्थितिकी पिरामिड की, और ये 3 प्रकार के होते हैं। और वो 3 प्रकार कौन है आपसे? तो पहला होता है आपका संख्या पिरामिड, ठीक है, दूसरा होता है आपका बायोमास पिरामिड, और तीसरा होता है आपका ऊर्जा पिरामिड। और यहाँ पर दोस्तों हम और आपको बता दें कि जो ऊर्जा पिरामिड होता है वह हमेशा सीधा बनता है। सीधा मतलब हमेशा ऐसे ही बनता है, यानी आधार चौड़ा, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो पतला होता चला जाएगा। लेकिन जो संख्या पिरामिड है वो आपका सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है। उल्टा मतलब इस प्रकार का भी बन सकता है। तो संख्या और बायोमास पिरामिड सीधा भी बन सकते हैं, उल्टा भी बन सकते हैं, लेकिन जो ऊर्जा पिरामिड है वो हमेशा सीधा ही बनता है आपका। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिलती है। पारिस्थितिकी पिरामिड आपका एल्टन महोदय ने दिया था। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, विश्वास हमारे अंदर आता है। ठीक है, वो कैसे आता है? कि हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या देखते हैं, परिवार किस बारे में बात करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका उपयुक्त सभी। यानी विश्वास का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए आपके अंदर कितना विश्वास है, आप कितना मोटिवेट हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे पढ़ने, देखने, परिवार से बात करने, सुनने, इन सब चीज़ों से आपका आता है। तो इसका सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो वर्ल्ड वाटर डे दोस्तों आपका मनाया जाता है मार्च में, यानी 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। ठीक है, इसमें हम आपको बता दें कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, रियो डी जिनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, ब्राज़ील में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1992 में विश्व जल दिवस मनाने का प्रस्ताव लाया गया था, और पहली बार ये 1993 में मनाया गया, और तब से आज तक लगातार विश्व जल दिवस 22 मार्च को ही मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अगर जून में बात करें तो आपको पता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है 7वां नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य का मूल्य और कौशल समय के साथ बढ़ना चाहिए। कोई विचार नहीं है, गलत है, सही है या गलत प्रश्न है। तो दोस्तों जो मनुष्य का मूल्य और कौशल है वो समय के साथ हमेशा
बढ़ते रहना चाहिए। इसका विकल्प सी सही है। इसके बाद है 8वें नंबर क्वेश्चन है कि भूविज्ञान मंत्रालय स्थित है, यानी भूविज्ञान मंत्रालय कहाँ पर है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस कहाँ पर है? तो भूविज्ञान मंत्रालय का जो स्थित है वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2006 में हुई थी आपका। ठीक है, और इसका पहले नाम था अर्थ साइंसेस डिवीज़न, यानी प्रारंभ में इसका नाम था अर्थ साइंसेस डिवीज़न था, और 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, और भूविज्ञान मंत्रालय आपका दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेटोस्फेयर को इस नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर दोस्तों, स्ट्रेटोस्फेयर की जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है समताप मंडल। ठीक है, तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि इसे और किन नामों से जाना जाता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर को सुरक्षात्मक परत यानी प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं, पृथ्वी ग्रह की छतरी यानी अम्ब्रेला ऑफ द प्लैनेट अर्थ कहते हैं, और इसे ओजोनोस्फेयर यानी ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका समताप मंडल है, वायुयान उड़ाने की जो आदर्श दशाएं हैं वो इसी मंडल में आपको मिलती हैं, यानी कि समताप मंडल में। ठीक है, और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई मानी जाती है वो 0 से 50 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। ठीक है, और यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो वायुमंडल है हमारा, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें 5 परतें पाई जाती हैं। पहली है आपकी क्षोभ मंडल, यानी अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ चलें तो सबसे पहले है आपकी क्षोभ मंडल, इसके बाद है समताप मंडल, इसके बाद है मध्य मंडल, और इसके बाद है आयन मंडल, और इसके बाद है बाह्य मंडल। ठीक है, तो ये 5 परतें आपकी पाई जाती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है 10वें नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि भूकंप के कारण हैं, यानी भूकंप किन कारणों से आता है। तो भूकंप के दोस्तों जो कारण हैं वो प्लेट विवर्तनी की हलचलें भी कारण हैं, मानव जनित भी कारण होते हैं, जैसे कि मिसाइलों का या रॉकेटों का परीक्षण करना। इसके अलावा प्राकृतिक कारण भी होते हैं, जैसे कि आपका ज्वालामुखी फट जाना, भूस्खलन आदि। तो इसका जो सही आंसर है वो सभी है। ठीक है, और यहाँ पे हम बता दें कि भूकंप का मतलब क्या होता है। तो जो धरातल है आपका, धरातल में कंपन होना, ये इसे हम भूकंप कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो डी है। इसके बाद 11वें नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी इज लोकेटेड। जो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है वो आपका गोवा में स्थित है। ठीक है, और यह संस्थान CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत संचालित होता है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जीव मंडल में शामिल है, यानी बायोस्फीयर में क्या क्या शामिल है। तो बायोस्फीयर में आपका वायुमंडल भी शामिल है, जलमंडल भी शामिल है, और आपका स्थल मंडल भी शामिल है, यानी इसका जो सही विकल्प है आपका डी है। यहाँ पे हम और आपको बता दें कि जो जीवमंडल शब्द है, शब्द विक्टर हेस ने दिया था। विक्टर हेस महोदय ने जैवमंडल शब्द दिया था, और ये जर्मनी के थे। ठीक है,
और इन्होंने जो शब्द ये दिया था विक्टर हेस ने, वो 1875 में दिया था। ठीक है, लेकिन इस शब्द को प्रचार प्रसार या प्रचलन में जो लाए थे उनका नाम था एडवर्ड जॉन रसेल। ठीक है, तो दिया किसने था? विक्टर हेस ने दिया था 1875 में, जो कि जर्मनी के थे, और प्रचलन में इसे लाए एडवर्ड जॉन रसेल लाए थे। ठीक है, जीवमंडल के बारे में अगर हम बताएं तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये आपका एटमॉस्फेयर है यानी वायुमंडल, ये आपका हाइड्रोस्फेयर है यानी जलमंडल, ये आपका लिथोस्फेयर है यानी कि स्थलमंडल। इन तीनों के मिलने से जो सकरा भाग आपका बनता है ये वाला, ये आपका होता है जयमंडल यानी बायोस्फेयर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपका मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 23 मार्च को। ठीक है, 23 मार्च को ये मनाया जाता है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1950 में हुई थी। ठीक है, 1950 में हुई थी। चूँकि मौसम विज्ञान संगठन की जो स्थापना हुई थी वो भी आपकी 1950 में ही हुई थी, यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी, इसीलिए 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपका। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद यहीं पे अगर हम बताएं तो आपका जो 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च, 23 मार्च को आपका विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण के प्रकार हैं। 14वें नंबर क्वेश्चन है, प्रदूषण के प्रकार हैं। तो प्रदूषण के प्रकार में अगर हम बात करें तो वायु प्रदूषण भी होता है, मृदा प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है। इसके अलावा आपका एक ध्वनि प्रदूषण भी होता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण भी होता है। ठीक है, तो ये सब प्रदूषण के प्रकार हैं। लेकिन प्रदूषण का मतलब क्या होता है? प्रदूषण का मतलब होता है एक तत्व की क्वालिटी में, एक तत्व की क्वालिटी एक लिमिट से नीचे गिर जाना। ठीक है, तत्व की या पदार्थ की क्वालिटी एक लिमिट से यानी एक सीमा से जब नीचे गिर जाती है तो वह तत्व जीवों के लिए हानिकारक होने लगता है या खतरनाक हो जाता है, उसी को हम प्रदूषण कहते हैं। तो प्रदूषण आपका इतने प्रकार का होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौशल विकास को अधिक महत्व देती है, यानी कि ये सही है या नहीं है? तो इसका आंसर है आपका हाँ, ये सही है। जो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति है यानी NEP, वो 2020 में लाई गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों को नई शिक्षा नीति के रूप में लागू किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल है। पारिस्थितिकी तंत्र में हम किसे शामिल करते हैं? तो जनसंख्या को भी शामिल करते हैं और समुदाय को भी शामिल करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका C नंबर है। यहाँ पे हम बता दें कि पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना है वो A.G. टांसले महोदय ने 1935 में दी थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। पारिस्थितिकी तंत्र में की जो संकल्पना है A.G. टांसले ने 1935 में दिया था। इसमें जनसंख्या और समुदाय को भी शामिल किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
कि DO का मतलब क्या है। तो यहाँ पे DO का मतलब होता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का मतलब है कि जितने भी आपके द्रव्य पदार्थ हैं, यानी जितने भी लिक्विड होते हैं आपके, उसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी घुली हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। और इसको जो मापा जाता है, यानी कि मापन की जो इकाई होती है वो होती है मिलीग्राम, यानी mg प्रति लीटर, मिलीग्राम प्रति लीटर में से मापा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण इकाई है, यानी ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है। दोस्तों जितनी भी चीज़ें हैं सबको अलग अलग इकाइयों में मापा जाता है। जैसे जितने भी लिक्विड हैं उन्हें लीटर में मापा जाता है, जितनी भी ठोस वस्तुएं हैं उन्हें ग्राम में मापा जाता है या किलोग्राम में आप कह सकते हो, जितनी भी लंबाई से संबंधित चीज़ें होती हैं उन्हें मीटर में मापा जाता है। ठीक है, समय को सेकेंड में मापा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण की मापने की इकाई है वो क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका डेसिबल है, डेसिबल में मापा जाता है। दोस्तों हर्ट्ज किसका मात्रक है, यानी किसकी इकाई है। तो वो आपकी है आवृत्ति की, आवृत्ति की इकाई है। ठीक है, सेकेंड आपका टाइम की इकाई है, यानी समय की इकाई है। और जूल आपका ऊर्जा या ऊष्मा की इकाई है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सामंजस्य बनाए रखना चाहिए, किनके बीच में रखना चाहिए। जीवन और प्रकृति के बीच में, शरीर और जीवन के बीच में, व्यक्ति और समाज के बीच में। तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों सामंजस्य आपका यानी मेंटेनेड आपका होना चाहिए, वो सभी में होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है कि अभय का अर्थ क्या है। अभय का अर्थ है कि जिसको भय ना हो किसी चीज़ का। तो जिसको भय नहीं किसी चीज़ का होता है उसे हम कहते हैं निर्भय। ठीक है, तो 20 का आपका बी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं हैं, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करता है एक जीव को। तो पारिस्थितिकी तंत्र से हमें जल भी प्राप्त होता है, खनिज लवण भी प्राप्त होते हैं और वन भी प्राप्त होते हैं, यानी इसका भी आंसर आपका डी सही है। और यहाँ पे हमने बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना टांसले महोदय ने 1935 में दी थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। 22वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है, यानी एटमॉस्फेरिक रिसर्च लैबोरेटरी आपकी कहाँ पर है। लैबोरेटरी कहाँ पर है आपकी। तो दोस्तों राष्ट्रीय अनुसंधान वायुमंडलीय अनुसंधान जो प्रयोगशाला है आपकी, वो आपकी स्थित है तिरुपति आंध्र प्रदेश, तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर हम पार्टिकुलर और बात करें तो तिरुपति में एक जगह है गंडकी एक जगह है, यहाँ पर ये संस्थान का मुख्यालय या प्रयोगशाला स्थित है तिरुपति में, जो कि आपका AP यानी कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसके बारे में अगर हम और बात करें तो ये जो लैबोरेटरी है ये ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, यानी इसके अंतर्गत काम करती है। और जो इसकी स्थापना हुई थी प्रयोगशाला की, वो आपकी हुई थी 1992 में, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसके आगे बात करते हैं आपसे हम, यानी अगला जो क्वेश्चन है वो है 23 नंबर का कि भूमि क्षरण में शामिल है, यानी लैंड डिग्रेडेशन इंक्लूड्स। यहाँ पे दोस्तों डिग्रेडेशन यानी क्षरण का मतलब हम बता दें किसी तत्व की क्वालिटी में लगातार गिरावट होना,
यानी किसी तत्व या पदार्थ की क्वालिटी में लगातार गिरावट होना, वो आपका कहलाता है क्षरण। ठीक है, अब ये शब्द अगर भूमि से जुड़ गया तो भूमि क्षरण हो गया आपका। तो इसका कारण क्या होता है? तो भूमि क्षरण का कारण होता है खड्ड भूमि यानी रिवाइंस लैंड, मिट्टी का कटाव भी होता है, वेस्ट लैंड भी होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि मूल मानवीय मूल्य है, यानी कोर ह्यूमन वैल्यूज क्या है? तो कोर ह्यूमन वैल्यूज हैं आपके अहिंसा और शांति भी है, प्यार और सच्चाई भी है, यानी कि इसका जो विकल्प सही होगा वो आपका सी नंबर होगा। ठीक है, तो 24 का सी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि हरित ऊर्जा संसाधन है, यानी ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेस, यानी आपसे पूछ रहा है कि ग्रीन एनर्जी कौन कौन सी हैं। तो बायोमास ऊर्जा भी ग्रीन एनर्जी है, पवन ऊर्जा भी ग्रीन एनर्जी है, सौर ऊर्जा भी ग्रीन एनर्जी है। तो यानी उपर्युक्त आपके सभी सही हैं। अब हरित ऊर्जा का मतलब दोस्तों होता है जिस ऊर्जा के उपयोग से CO2 का उत्पादन ना हो, वो आपकी सभी हरित ऊर्जा होती हैं। और ये कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जो कभी समाप्त नहीं होने वाली। ठीक है, तो इसे हम हरित ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा भी कह सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपका डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व भारत अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? भारतीय अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसमें जो विकल्प दिए गए हैं आपके वो थोड़ा गलत हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 अक्टूबर होना चाहिए था, यहाँ पे 10 अक्टूबर होना चाहिए। तो विश्व जो अंतरिक्ष सप्ताह है आपका वो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के मध्य ही विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के साथ मनाया जाता है। और आपको पहला क्वेश्चन हमने बताया था कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के मध्य ही मनाया जाता है। ठीक है, और भारत में जो अंतरिक्ष सप्ताह मनाने की जो घोषणा हुई थी वो 1999 में हुई थी। ठीक है, जबकि विश्व स्तर में आपको बताया था कि 1957 में चूँकि स्पुतनिक 1 छोड़ा गया था इसलिए मनाया जाता है, और 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी लागू हुई थी, इसलिए भी मनाने की इसकी शुरुआत हुई थी। अगर भारत में हम अंतरिक्ष संबंधी उपलब्धियों की बात करें तो भारत ने सर्वप्रथम जो उपग्रह लॉन्च किया था वो था आपका आर्यभट्ट, जो कि 1975 में छोड़ा गया था। इसके अलावा मंगलयान जो कि 2013 में छोड़ा गया। इसके बाद आपको पता है चंद्रयान, जो कि चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इन सबको जो छोड़ने की दोस्तों जिम्मेदारी होती है वो आपकी है इसरो के पास। ठीक है, इसरो के पास इसकी जिम्मेदारी है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, और इसके वर्तमान चीफ कौन है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 27वें नंबर का क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? तो पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है अत्यधिक जनसंख्या भी है, प्रदूषण भी है और ग्रीन हाउस प्रभाव भी है। ये सारे के सारे कारण आपके ग्लोबल वार्मिंग के ही हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका डी नंबर है। ठीक है, या हम और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो प्रमुख जिम्मेदार गैस है वो आपकी CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसके अलावा CH4 यानी मीथेन, NH3 यानी कि अमोनिया, ये प्रमुख गैसें हैं जो ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है 28वें नंबर का कि समृद्धि का अर्थ क्या होता है? तो समृद्धि का अर्थ होता है संपन्नता, यानी आत्मनिर्भर होना ही आपका क्या है, समृद्धि के अंतर्गत लिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 29वें नंबर का कि विंड रोज
का उपयोग निम्नलिखित के अध्ययन के लिए किया जाता है? यानी विंड रोज इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ। तो दोस्तों यहाँ पे नाम से स्पष्ट है, विंड, विंड का मतलब होता है पवन। तो जाहिर सी बात है कि विंड रोज का उपयोग वायु प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। और जो विंड रोज होता है एक प्रकार का ये चक्रीय चार्ट है, चक्रीय चार्ट या प्रणाली होता है जिसमें आपकी 8 या 16 दिशाओं को दिखाया जाता है, 16 दिशाओं को दिखाया जाता है। जैसे ये आपको ईस्ट है, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट। ठीक है। इसके अंतर्गत भी जो दिशाएं हो गई आपकी, तो 4 4 8 हो गई। फिर इसके अलावा इनमें 2 2 और हो गई आपकी। ठीक है। तो टोटल आपकी 16 दिशाएं इसमें, यानी 8 भी दिखाई जा सकती हैं, 16 भी दिखाई जा सकती हैं। ठीक है। और ये मापता किसको है? तो वायु प्रदूषण को मापता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान यानी WIHG कहाँ पर स्थित है? तो वाडिया हिमालयन जो संस्थान है आपका, वह उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। तो इसका सही आंसर सी है। और दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1968 में, यानी वाडिया हिमालय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1968 में इसकी स्थापना हुई थी आपकी। क्योंकि उस समय इसके जो हेड थे इस संस्थान के, उनका नाम था डॉक्टर DN वाडिया, DN वाडिया। तो इन्हीं के सम्मान में इसका नाम रखा गया वाडिया संस्थान, और इसका जो मुख्यालय है वो आपका उत्तराखंड में। और इसका जो प्रमुख कार्य है दोस्तों, वो हिमालय क्षेत्र में भूकंप, भूस्खलन, ग्लेशियर्स के बारे में शोध और शिक्षण आदि की जिम्मेदारी इसके पास रहती है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका PNG का मतलब क्या है? PNG, तो PNG का जो मतलब है दोस्तों यहाँ पर वो है आपका पाइप्ड नेचुरल गैस। PNG, P से पाइप्ड, नेचुरल, N से नेचुरल, G से गैस। पाइप्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 32वें नंबर का कि 2 फरवरी है, यानी 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो दोस्तों 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है आपका। ठीक है। यहाँ पे वेटलैंड के बारे में हम बता दें आपको कि ये क्यों मनाया जाता है। तो सन 1971 में ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमियों को लेकर के सम्मेलन हुआ था। कब? 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमियों को लेकर के एक सम्मेलन हुआ था। इसलिए 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और आर्द्र भूमि दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो 1972 में हुई थी, यानी पहली बार विश्व आर्द्र भूमि दिवस 1972 में मनाया गया था। क्यों मनाया गया था ये भी आपको बता दिया हमने। ठीक है। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस 1997 से वैश्विक स्तर पे मनाया जाने लगा। ठीक है। तो 1971 में सम्मेलन हुआ था, इसी की याद में 2 फरवरी 1972 से आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, और पहली बार 1997 में वैश्विक स्तर पर मनाया गया था। ठीक है। अगर विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो ये 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस ये आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों
आपको बताना है कि भारत में यानी इंडिया में वर्तमान समय में कितने वेटलैंड्स हैं, उनकी संख्या आपको बतानी है। भारत में कितने रामसर साइट्स या वेटलैंड या आर्द्र भूमियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो 32वें नंबर का प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वो है बी नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 33वें नंबर का कि WQI किस प्रदूषण से संबंधित है। तो WQI का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है वाटर क्वालिटी इंडेक्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि WQI किससे संबंधित है, तो वो जल से संबंधित है। ठीक है, वहीं अगर वायु की बात करें तो इसके लिए होता है AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, मृदा के लिए सॉयल क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, तो जो WQI का जो संबंध है वो आपका है जल से संबंधित है। ठीक है, जल की गुणवत्ता से आपका संबंधित है आपका ये। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 34वें नंबर का क्वेश्चन है आपका प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। यहाँ पे हम दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसका कुछ चित्र इस प्रकार का होता है। यहाँ पे आपका सूर्य है। ठीक है, सूर्य की किरणें आपकी आती हैं पृथ्वी पर। तो इन सूर्य की किरणों को सबसे पहले जो पेड़ पौधे होते हैं यानी वेजिटेबल्स जो होती हैं वनस्पतियाँ, इस किरण का इस्तेमाल करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती हैं और अपना भोजन बनाती हैं। तो जो आपके प्राथमिक स्तर हो गया उसमें आपकी वनस्पतियाँ आती हैं और ये वनस्पतियाँ आपकी उत्पादक होती हैं। ठीक है, ये उत्पादक हो गई। इसके बाद आता है आपका दूसरा स्तर यानी लेवल 2। लेवल 2 में जितने भी जीव होते हैं वो होते हैं आपके शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी, और इन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता हैं। अब इन शाकाहारियों को खाने के लिए लेवल 2 में आते हैं, आपके लेवल 3 में आते हैं मांसाहारी, और इन मांसाहारियों को द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। इसके बाद आता है आपका लेवल 4, और इसमें आते हैं लेवल 4 में सर्वाहारी, जो कि वनस्पतियों को भी खाते हैं, शाकाहारी को भी खाते हैं, मांसाहारी को भी खाते हैं। ठीक है, तो ये आपके आते हैं सर्वाहारी। तो अब आप समझ गए होंगे इसका सही आंसर क्या है। यानी प्राथमिक उपभोक्ता मतलब शाकाहारी, मांसाहारी मतलब द्वितीयक उपभोक्ता, और सर्वाहारी मतलब तृतीयक उपभोक्ता, और जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये आपके होते हैं उत्पादक। इन्हें उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है बी नंबर। इसके बाद 35वें नंबर क्वेश्चन है कि वातावरण में शामिल है यानी एटमॉस्फेयर में क्या क्या शामिल है। तो अभी हमने आपको एक क्वेश्चन का हल करते हुए बताया था कि एटमॉस्फेयर के अंतर्गत क्षोभ मंडल सबसे पहले आता है, समताप मंडल इसके बाद आता है, इसके बाद मध्य मंडल, इसके बाद आयन मंडल, इसके बाद बाह्य मंडल आता है। ये 5 मंडल हैं। तो अब आप समझ गए, क्षोभ मंडल भी शामिल है, समताप मंडल भी शामिल है, आयन मंडल भी शामिल है। यानी इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी नंबर। क्षोभ मंडल यानी अगर हम ऐसे बात करें, ये आपकी पृथ्वी है यानी अर्थ है, ये आपका वायुमंडल है। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल आएगा, इसके बाद समताप मंडल आएगा, इसके बाद यहाँ पर होगा आपका मध्य मंडल, इसके बाद आपका आयन मंडल होगा, और इसके बाद आपका आएगा वायुमंडल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है उपर्युक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि BIS का मतलब क्या है। BIS स्टैंड फॉर। तो BIS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है BIS
भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसका मतलब होता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि लोहे पर एक हॉल मार्क होता है, आ, सोने पर एक हॉल मार्क होता है जिसे हम ISI के नाम से जानते हैं। ISI का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ISI का फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, ठीक है। जबकि दोस्तों BIS की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। यानी यह इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो किसी भी वस्तु का मानक निर्धारण करता है, ठीक है, या उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का निर्धारण BIS ही करता है, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 नंबर का कि मानव अंतःक्रिया सीखने की मूल इकाई की शुरुआत होती है। यानी जो मानव है वह दूसरी वस्तुओं से अंतःक्रिया यानी क्रिया प्रतिक्रिया करना कहाँ से सीखता है? तो दोस्तों वह हमेशा परिवार से सीखता है। मानव अंतःक्रियाएं करना परिवार से सीखता है, तो इसका B नंबर सही है। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है कि न्याय वह है जो हमें अदालतों में मिलता है। यानी जस्टिस इज व्हाट वी गेट इन कोर्ट लॉ कोर्ट। तो न्याय वह है जो हमें अदालतों में मिलता है, सत्य, तथस्थ, असत्य या जानकारी नहीं। हम दोस्तों ऐसा मान के चलते हैं कि जो न्याय मिलता है हमें अदालतों में वो तटस्थ रहता है, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। तो ये आपको देख लेना है। इसके बाद है कि 39वें नंबर क्वेश्चन कि लाइकेन निम्नलिखित किसका सूचक है? तो लाइकेन यहाँ पे बता दें हम कि यह आपके वायु प्रदूषण का सूचक होता है, ठीक है। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता है। और जो दोस्तों लाइकेन है एक प्रकार का संवेदनशील जीव होता है, ठीक है, जीव होता है जो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जीवित नहीं रह पाता, यानी कि वो मर जाता है। और सल्फर डाइऑक्साइड मतलब ये आपका वायु प्रदूषण का सूचक होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम और सूचकों की बात करें तो एक होता है आपका क्रस्टोज लाइकेन। क्रस्टोज लाइकेन ये कठोर सतहों पर उगता है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है आपका फोलिओज लाइकेन। ये जो होता है ये वायु प्रदूषण के प्रति मध्यम संवेदनशील होता है, ठीक है। और जो आपका एक होता है वो होता है फ्रूटिकोज। यह दोस्तों आपका जहाँ पे वायु प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता है, यानी वायु प्रदूषण मुक्त क्षेत्रों में ही उगता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये 3 प्रकार का आपका लाइकेन होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका वेटलैंड का संबंध है, यानी आर्द्र भूमियों का संबंध है मूंगा चट्टान से, मैंग्रोव से या रामसर स्थल से। तो दोस्तों जो वेटलैंड्स होते हैं उनका संबंध आपका होता है रामसर स्थल से होता है, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी होगा, क्योंकि वेटलैंड्स के अंतर्गत आपके मूंगा चट्टान भी शामिल होते हैं, मैंग्रोव भी शामिल होते हैं और रामसर स्थल भी शामिल होते हैं। और दोस्तों एक्सप्लेनेशन में हमने आपको बताया था वेटलैंड में कि 1971 में एक सम्मेलन हुआ था ईरान के रामसर शहर में,
जो कि 2 फरवरी को हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है और मनाने की शुरुआत 1972 में हुई थी और सबसे पहले 1997 में वैश्विक स्तर पर मनाया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है 41वें नंबर का क्वेश्चन है आपका कि वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ। विश्व वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है 1972 में लागू किया गया था। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में आया था और हमने आपको बताया था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। जल अधिनियम 1974 में आया था। वायु अधिनियम 1981 में आया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इस अधिनियम का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है वन्य जीवों और उनके आवास का संरक्षण, विलुप्त प्राय प्रजातियों को बचाना, अवैध शिकार को रोकना, जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करना, ये इसके कुछ प्रमुख आपके कार्य हैं। ठीक है, इस अधिनियम में यानी वन्यजीव अधिनियम में 2002 में संशोधन किया गया था। ठीक है, और इसके साथ साथ 2002 में, 2020 नहीं दोस्तों, 2002 में संशोधन किया गया था और WCCB यानी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई थी 2002 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, जैव भू रासायनिक चक्रों के उदाहरण हैं, यानी एग्जाम्पल ऑफ बायो जियोकेमिकल साइकिल। तो जैव भू रसायन चक्र के अंतर्गत नाइट्रोजन चक्र भी आता है, ऑक्सीजन चक्र भी आता है, कार्बन चक्र भी आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी नंबर। जैव भू रसायन चक्र आपका पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि PNG का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो PNG का उपयोग आप किसके लिए करते हैं? तो PNG का उपयोग दोस्तों वेल्डिंग करने के काम में आता है। ठीक है, वेल्डिंग करने के काम में दोस्तों PNG का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पाइप्ड नेचुरल गैस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और यहाँ पे हम बता दें कि जो पाइप्ड नेचुरल गैस होती है वो खाना बनाने के काम में आती है। दोस्तों इसका बी आंसर सही होगा आपका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक आपकी PNG और होता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स तो अलग है। यहाँ पे PNG का मतलब है पाइप्ड नेचुरल गैस, जो कि ईंधन के काम में आती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिथाइल आइसोसाइनाइट यानी मिक त्रासदी हुई थी। तो दोस्तों मिक त्रासदी जो हुई थी वो हुई थी आपकी दिसंबर 1984 और यानी 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक गैस का रिसाव हुआ था जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी जिसे शॉर्ट में कहते हैं MIC। ठीक है, तो ये घटना आपकी भोपाल में घटित हुई थी, जो कि प्रमुख जहरीली गैस थी और इससे बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई। लगभग 15,000 से 20,000 लोगों की मौत हुई थी। और यहाँ पर बता दें कि इस गैस के रिसाव के कारण आज भी उसका प्रभाव यहाँ पर रहता है। यहाँ पर जो बच्चे जन्म लेते हैं वो कैंसर, जन्मदोष, अन्य गंभीर बीमारियों और मानसिक और भावनात्मक आघात का शिकार रहते हैं। ठीक है,
और इसमें जो प्रमुख दोषी ठहराया गया था उनका नाम था वारेन एंडरसन। इसमें जो प्रमुख व्यक्ति ठहराए गए थे वारेन एंडरसन इसके प्रमुख अपराधी माने गए थे इस रिसाव के। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी नंबर। दोस्तों जो यूक्रेन है 1985 में यूक्रेन में एक चेरनोबिल दुर्घटना हुई थी। चेरनोबिल दुर्घटना हुई थी, इससे भी बड़े पैमाने पर लोगों की मौतें हुई थी, इसलिए यहाँ पर रखा गया इसे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस एक है। कोरोना वायरस एक है, तो कोरोना वायरस क्या है? तो दोस्तों जो कोरोना वायरस था वह एक प्रकार का आपका सार्स वायरस था। SARS सार्स वायरस था आपका। यहाँ पे सार्स का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, एस का मतलब है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, सेवेर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का सार्स वायरस था आपका, और इसमें आपको पता है कि सर्दी, खांसी, गले में खरांश ये प्रमुख इसके लक्षण थे। ठीक है, और इससे आपको पता है कि इससे बड़े पैमाने पर विश्व में मौतें हुई हैं। और जो कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी वो 2019 में चीन के वुहान शहर, क्या नाम था, चीन के वुहान शहर से इसकी शुरुआत मानी गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर कोरोना वायरस के हम प्रकारों की बात करें तो ये कोरोना वायरस आपका 5 प्रकार का होता है। पहला है आपका अल्फ़ा वायरस, दूसरा है आपका बीटा वायरस, तीसरा है आपका गामा वायरस, चौथा है आपका डेल्टा वायरस, और पांचवा है आपका ओमिक्रॉन वायरस। तो ये 5 प्रकार के वायरस थे, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन इसके प्रमुख प्रकार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे समृद्ध जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे जो समृद्ध जैव विविधता है वो दोस्तों महासागरों में आपकी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जैव विविधता का मतलब होता है कि एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में जीवों की जो संख्या पाई जाती है, जीवों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा महासागरों में पाई जाती है, या आप कह सकते हो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। और अगर हम बात करें तो अमेजन बेसिन, ये ब्राज़ील में वन क्षेत्र है अमेजन बेसिन, वहाँ पर सबसे अधिक आपकी जैव विविधता पाई जाती है। इसके बाद है 47 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या का अध्ययन जो आपका कहलाता है वो आपका कहलाता है जनसांख्यिकी, यानी डेमोग्राफी कहलाता है। ठीक है, भूविज्ञान के अंतर्गत भूगर्भ का अध्ययन किया जाता है, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भागों का अध्ययन भूविज्ञान में किया जाता है। और सेस्मोलॉजी में आपके भूकंपों का अध्ययन होता है, और जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान के अंतर्गत होता है। तो ये आपको याद रखना है। 48वें नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य का व्यवहार निर्भर करता है। मनुष्य का व्यवहार किस पर निर्भर करता है? तो इच्छा, विचार और अपेक्षा पर भी निर्भर करता है, सभी को सही ढंग से समझने पर भी निर्भर करता है, और भावनाओं पर भी निर्भर करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी नंबर सही होगा। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए समाज का अर्थ क्या है?
तो मनुष्य के लिए समाज का अर्थ है सभी मनुष्य, कुछ व्यक्ति या परिवार। तो मनुष्य के लिए जो समाज का अर्थ है दोस्तों वो है आपका सभी मनुष्य। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर है। 50वें नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो एनजीटी का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 5 जून 2010। 5 जून 2010 को इसका गठन हुआ था और आपको पता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और अगर हम इसके प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग इसका प्रमुख कार्य रहते हैं। ठीक है, इसमें एक आपका चेयरपर्सन होता है और कुछ आपके विशेषज्ञ सदस्य शामिल रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। यानी पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दे और विवाद होते हैं उनको हल करने की जो जिम्मेदारी है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की है, जिसकी स्थापना 5 जून 2010 को की गई थी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर। इसके बाद 1 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में किस गैस का उच्चतम प्रतिशत पाया जाता है। तो जो वायुमंडल है दोस्तों उसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 0.36%। ठीक है, इसके अलावा एक आपकी होती है आर्गन, ये आपकी होती है 0.4% के आसपास होती है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत सर्वाधिक पाया जाता है आपके वायुमंडल में। और आपको बताया था कि वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं आपकी, तो वो भी आपको याद रखना है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति के स्तर पर मानव का लक्ष्य क्या होता है। ह्यूमन गोल एट द लेवल ऑफ नेचर। तो मानव का जो लक्ष्य रहता है वो होता है आपका को अस्तित्व यानी सह अस्तित्व, यानी प्रकृति और मानव दोनों संतुलन बनाकर चलने का लक्ष्य रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है DGPS का अर्थ क्या है। तो DGPS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर ए नंबर है। अगला क्वेश्चन है 54 का कि भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो भारतीय जो दोस्तों वन अधिनियम था आपका, इसमें जो दोस्तों जो विकल्प दिए गए हैं वो आपके थोड़ा गलत दिए गए हैं। भारतीय जो वन अधिनियम था 1985 में लागू हुआ था। भारतीय वन अधिनियम 1985 में लागू किया गया था। ठीक है, अगर हम दोस्तों प्रथम बार आपसे अगर कहें यानी कि जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब 1927 में, यानी पहली बार जो भारतीय अधिनियम लागू हुआ था 1927 में लागू हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर ना सी नंबर होगा 1927। ठीक है, और जो स्वतंत्र भारत में यानी कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया था वो आपका दोस्तों इसका विकल्प आपका सी नंबर सही है, 1927 नंबर सही है। सॉरी 1927 इसका सही है। ठीक है, क्योंकि 1927 में इसे लागू किया गया था।
इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का कि EIA, यहाँ हम देख लेते हैं EMP, सॉरी दोस्तों, EIA में EMP का अर्थ क्या है? EI में EMP का अर्थ क्या है? तो EMP का मतलब होता है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। EMP का फुल फॉर्म है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, इसका अर्थ होता है EIA में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है कि लोकटक झील संबंधित है। तो दोस्तों लोकटक झील फुमदिस तैरता हुआ द्रव्यमान से, यूनेस्को विरासत स्थल से और मणिपुर से। तो ये तीनों ही आपके सही हैं, यानी इसका सभी विकल्प सही है, उपर्युक्त सभी। तो जो दोस्तों लोकटक झील है आपकी, वो मणिपुर में है। ठीक है, और ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है। और इस झील में एक फुमदिस, ये तैरता हुआ द्रव्यमान भी आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है 57 नंबर क्वेश्चन है कि विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो शर्त द्वारा, सनसनी द्वारा और सही समझ द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो सही समझ के द्वारा ही विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक दो पोषी स्तर में ऊर्जा प्रवाह होता है, यानी एनर्जी फ्लो इन ईच ट्रॉपिक लेवल। अभी हमने आपको स्तर बताए थे, 4 स्तर बताए थे, प्राथमिक लेवल, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। प्राथमिक में उत्पादक थे, दूसरे में प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरे में द्वितीयक उपभोक्ता और चतुर्थक में तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता में मांसाहारी और तृतीय उपभोक्ता में आपके सर्वाहारी शामिल थे। तो ये इसमें पूछा जा रहा है कि ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। तो इसमें जो दोस्तों ऊर्जा का प्रवाह होता है हमेशा एक दिशीय होता है, यानी यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि सूर्य से ऊर्जा इस लेवल में आती है और इस ऊर्जा लेवल में आने के बाद उत्पादक से उपभोक्ताओं में होते हुए वापस अंतरिक्ष में लौट जाती है। वो दोबारा इस चक्र का हिस्सा नहीं बनती है, इसलिए इसे एक दिशीय माना जाता है। इसके बाद है 59 नंबर क्वेश्चन कि प्रदूषण नियंत्रण में प्रयुक्त 3R का मतलब क्या है। तो 3R का मतलब होता है रिड्यूस, यानी कि 3R का मतलब ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो एक रिड्यूस भी होता है, रीयूज भी होता है और रिसाइकिल भी होता है। 3R का मतलब है उपर्युक्त सभी। 60 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है, यानी द पर्पज ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो इसका उद्देश्य होता है सार्वजनिक मूल्यों को बढ़ावा देना, सही है। व्यक्तियों में मूल्यों का विकसित करना, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी नंबर है, ए और बी ये आपके सही विकल्प होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष में से प्रभावी बनाया गया था, यानी किस वर्ष आपदा प्रबंधन आपका आया था। यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट दोस्तों 2005 में ये लाया गया था। ठीक है, और इसी समय NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया था। और ये इसका जो नेतृत्व करते हैं वो PM करते हैं, यानी प्रधानमंत्री NDMA का जो चलाते हैं वही चलाते हैं। ठीक है, और इसी के अंतर्गत आपकी NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है, इनका भी गठन किया गया था। और ये सभी भारत में जितनी भी आपकी आपदाएं आती हैं उन आपदाओं में
सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन्हें लाया गया था। तो इसका सही आंसर 2005 है। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी प्रकार के खतरों और आपदा के दौरान लोगों के निम्नलिखित समूह अधिक असुरक्षित रहते हैं। यानी कोई भी जब आपदा आती है तो सबसे ज़्यादा किन को सुरक्षा की ज़रूरत होती है। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा वो आपका होगा सी नंबर, यानी महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और मरीज, इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सुरक्षा की, यानी यही सबसे ज़्यादा असुरक्षित होते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। तो दोस्तों जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो दो प्रकार का, एक आपका प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और एक होता है आपका मानव के द्वारा बनाया हुआ, यानी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसमें कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में बटरफ्लाई शामिल है, बटरफ्लाई पार्क, एक्वेरियम, ये दोनों शामिल रहते हैं। ठीक है, बटरफ्लाई पार्क और एक्वेरियम ये आपके कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। इसके अलावा आपका कृषि, ये भी आपका कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का ही उदाहरण है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि RS और GIS का मतलब क्या है। तो दोस्तों RS का मतलब होता है रिमोट सेंसिंग, RS का मतलब होता है आपका रिमोट सेंसिंग, और GIS का मतलब होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो RS मतलब रिमोट सेंसिंग और GIS का मतलब जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली। तो इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर है। इसके बाद है 65 नंबर क्वेश्चन कि रिश्तों में मूलभूत मूल्य क्या है। यानी कि कोई भी रिश्ता कब तक चलता रहेगा, इसके मूल में क्या है। तो दोस्तों विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी रिश्ते को बनाए रखती है। एक बार विश्वास अगर ख़त्म हो गया तो फिर कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता। ठीक है, तो विश्वास आपकी सबसे पहली चीज़ है। इसके बाद है अप्रसन्नता की मानसिक स्थिति निम्नलिखित कारणों से होती है। यानी अनहैप्पीनेस की स्थिति कब आती है। तो आपकी अहैप्पीनेस की स्थिति जो है वो असामंजस्य और विरोधाभास दोनों से आती है। तो 66 का नंबर है, सी नंबर सही है। 67 है कि वनों की कटाई किसके कारण होती है, यानी डिफॉरेस्टेशन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो जनसंख्या विस्फोट भी वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार है, तीव्र औद्योगिकरण भी जिम्मेदार है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए और बी, यानी सी नंबर आपका सही है। और यहाँ पे वनीकरण का मतलब होता है दोस्तों निर्वनीकरण का या डिफॉरेस्टेशन का, कि किसी क्षेत्र से पेड़ पौधों को काट लेना और काट कर उस स्थान पर कोई निर्माण कार्य कर देना। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है कि समाज के विभिन्न स्तरों पर हमारी प्रमुख भागीदारी क्या है। तो समाज के विभिन्न स्तरों पर हमारी जो प्रमुख भागीदारी है वो है हमारा कार्य करना। ठीक है, वर्क। 69 का क्वेश्चन है कि हरे पौधे को के रूप में भी जाना जाता है, यानी ग्रीन प्लांट्स आर आल्सो नोन एज। तो हमने आपको जब इस तरीके का एक मॉडल बना करके बताया था तो हमने बताया था कि जो हरे पेड़ पौधे यानी वनस्पतियां हैं वो आपके उत्पादक होती हैं। इसके बाद होता है आपका प्राथमिक लेवल, जिसमें आते हैं आपके प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक लेवल यानी द्वितीयक उपभोक्ता, और इसके बाद आपका लास्ट वाला जो होता है उसमें आते हैं आपके तृतीयक उपभोक्ता यानी कि सर्वाहारी, प्राथमिक वाले शाकाहारी, द्वितीयक वाले मांसाहारी होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्राथमिक उपभोक्ता के कुछ उदाहरण बताना है, मांसाहारी यानी द्वितीयक उपभोक्ता के कुछ उदाहरण बताना है, और सर्वाहारी के कुछ उदाहरण आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का कि वेटलैंड साइटें इससे संबंधित हैं।
तो जो दोस्तों वेटलैंड साइड का जो संबंध है आपका वो है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से, ठीक है। और इस रिकॉर्ड को रामसर कन्वेंशन के तहत बनाया गया था। और रामसर कन्वेंशन आपका हुआ कब था? 1971 में हुआ था, 2 फरवरी को। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुआ था, ठीक है। तो इसका संबंध आपके रामसर साइटों के रिकॉर्ड रखने से है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का संबंध है। तो दोस्तों जैव विविधता का संबंध आपकी गामा विविधता से भी है, बीटा विविधता से भी है और अल्फा विविधता से भी है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हम जैव विविधता के बारे में और थोड़ा बता दें आपको कि जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी जो शब्द का प्रयोग किया था वो किया था ए वाइट महोदय ने 1985 में किया था, ठीक है। जबकि इस शब्द की व्यापक स्तर पे जो मान्यता मिली थी 1988 में वैलेरी हेडक्स के कार्यों के द्वारा मिली थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जबकि जैव विविधता के विभिन्न पहलुओं को E.O. विल्सन ने समझाया था, ठीक है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है। ए वाइट जिन्होंने शब्द दिया और इस शब्द का व्यापक स्तर पे उपयोग और मान्यता 1988 में वैलेरी हेडक्स द्वारा की गई थी और इसके विभिन्न पहलुओं को समझाया था E.O. विल्सन महोदय ने समझाया था। तो ये आपको जैव विविधता के बारे में इतना याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 72 नंबर का कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से संबंधित है, यानी क्योटो प्रोटोकॉल कब लाया गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में लाया गया था, ठीक है। और दोस्तों जो क्योटो है आपका जापान का एक प्रमुख शहर है, ठीक है। जापान का एक प्रमुख शहर है क्योटो। तो वहीं पर आपका COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक हुई थी। उसी बैठक को क्योटो प्रोटोकॉल का नाम दिया गया था, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था दोस्तों वो था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ग्रीन हाउस गैसें प्रमुख कौन कौन सी हैं। उन ग्रीन हाउस गैसों के नाम आपको बताने हैं, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है कि चट्टानें निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, यानी रॉक्स कितने प्रकार की होती हैं। तो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स जिसे तलछटी चट्टान या अवसादी चट्टान कहते हैं, ये भी एक प्रकार है। इसके अलावा इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो यानी कि इसका सही आंसर डी नंबर है, उपर्युक्त सभी। इसके बाद है जैव विविधता संरक्षण है, यानी कि हमारी जो जैव विविधता है उसको किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है। तो यथास्थान है यानी इन सीटू, बाय स्थान है यानी एक्स सीटू, ये दोनों सही है, यानी सी विकल्प सही है, ए और बी। अब यहाँ पे हम दोस्तों बता दें कि इन सीटू का मतलब है कि जीव जिस स्थान पर अभी है उसे उसी स्थान पर संरक्षित कर देना, ठीक है। तो आपका इन सीटू है।
लेकिन इन situ का मतलब होता है कि जीव जिस स्थान पर अभी है उसको निकाल करके दूसरे स्थान पर लाकर संरक्षित करना, ये आपका इन situ है। जैसे आपका चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में दोस्तों जो जानवर मिलते हैं बेसिकली उस चिड़ियाघर के नहीं होते, कहीं और से ला करके उन्हें संरक्षित किया जाता है। तो ये आपका इन situ का उदाहरण है। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन है, ई अपशिष्ट क्या है? ई अपशिष्ट आपका क्या है? तो दोस्तों ई अपशिष्ट का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ई अपशिष्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जैसे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टीवी सेट, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर पार्ट्स, बिजली के उपकरण, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक कचरे के ही उदाहरण हैं। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत टेलीविज़न और रेफ्रिजरेटर और मोबाइल, तो ये आपका बी यानी कि बी और सी सही है, यानी डी विकल्प आपका सही है। ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कचरों में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। पुराने मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टीवी सेट, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर पार्ट्स, इन सब को शामिल किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 76 नंबर का, कि 2023 में पार्टियों का सम्मेलन यानी COP28 कहाँ आयोजित हुआ था? तो हम आपको दोस्तों यहाँ पे बता दें कि अब तो COP29 भी आयोजित हो चुका है आपका। ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन आपका COP28 पूछा गया है, तो COP28 आपका दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। और जो आपका अभी COP29 हुआ है वो हुआ है आपका बाकू, जो कि अजरबैजान की राजधानी है, यानी बाकू अजरबैजान में इस बार COP29 का सम्मेलन हुआ है। ठीक है। इसमें हम थोड़ा बता दें दोस्तों कि एक संगठन है UNFCCC। ठीक है। इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के तहत 1994 में हुआ था। यानी पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ, उसके तहत इसका गठन यानी UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म है। इसके तहत, इस सम्मेलन के तहत 1994 में स्थापना हुई थी। और UNFF के जितने सदस्य देश हैं उनकी बैठक होती है प्रतिवर्ष। तो इस बैठक को ही हम क्या नाम देते हैं? COP नाम देते हैं। ठीक है। तो दोस्तों जो COP की पहली बैठक हुई थी, यानी COP की पहली बैठक COP1 हुआ था, वो हुआ था 1995 बर्लिन जर्मनी में हुआ था। 1995 बर्लिन जर्मनी में हुआ था। इसके अलावा कुछ और सम्मेलनों के बारे में बताएं अगर आपको, तो COP23 ये आपका हुआ था क्वेटो जापान में हुआ था। क्वेटो जापान में हुआ था। ठीक है। इसके बाद COP15 ये आपका 2009 में कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था। कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था। इसके अलावा COP21 ये पेरिस फ्रांस में हुआ था 2015 में। ठीक है। इसके अलावा जो COP26 है ये आपका ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था 2021 में। ठीक है। और जो 2028 में आपका हुआ था 2000, या आप कह सकते हैं कि COP20 जो 7 हुआ था ये मिस्र में हुआ था। ठीक है, 2022 में। और जो COP28 था वो तो हमने अभी आपको बताया दुबई में हुआ था 23 में।
और 24 वाला आपका हुआ है बाकू अजरबैजान में। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है IPR संबंधित है, यानी IPR का संबंध किससे है? तो IPR का मतलब होता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण। यानी कहने का मतलब है कि आपने अगर कोई नई चीज़ बनाई है, जैसे किसी चीज़ का आविष्कार किया है, नई किताब अगर लिखी है आपने, तो इस अधिकार के तहत यानी IPR के अधिकार के तहत उसका कोई चोरी नहीं कर सकता या अपने नाम से पेटेंट उसका नहीं करा सकता। इसलिए आपका आता है IPR, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे बता दें आपको कि भारत ने भी कई कानून और नीतियाँ लागू की हैं। जैसे पेटेंट अधिनियम भारत में लाया गया था 1970 में। कॉपीराइट अधिनियम 1957 में लाया गया था, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड मार्क अधिनियम 1999 में लाया गया था और GI अधिनियम 1999 में लाया गया था। यानी ट्रेडमार्क और GI अधिनियम ये दोनों आपके कब लाए गए थे? 1999 में ही लाए गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ISO 14000 में EMS का मतलब क्या है? EMS का मतलब क्या है? तो ISO 14000 में EMS का जो मतलब है वो है आपका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये EM या ISO 14000 में इसका मतलब है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास का अध्ययन आपका जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, यानी पैलियोओंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। बायोलॉजी में जीवों का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी में भूगर्भ का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी में भूकंपों के बारे में अध्ययन या भूकंपीय तरंगों के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 81 नंबर। IPCC इज रिलेटेड विद, यानी इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज से आप समझ गए होंगे कि एक ऐसा पैनल बनाया गया है जो जलवायु परिवर्तन को लेकर के उसकी जांच करता है या उस पर निगरानी रखता है, यानी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, ठीक है। इस पर और बात करें तो इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, ठीक है। और ये संयुक्त रूप से अगर हम बात करें या इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। और ये संयुक्त रूप से शुरू किया गया था WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे यानी मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन, और इसके साथ UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसके साथ इसे संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। इसके काम की बात करें या उद्देश्य की बात करें तो जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक तथ्यों का आकलन करना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझना और उनके
जोखिमों का विश्लेषण करना, जलवायु परिवर्तन को रोकने और उसके अनुकूलन के लिए रणनीतियों का सुझाव देना। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों जैसे कि पेरिस समझौता को वैज्ञानिक समर्थन प्रदान करना। ठीक है, तो ये इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, और आगे बात करें तो दोस्तों इसे 2007 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार 2007 में इसी को मिला था, यानी कि IPCC को मिला था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 82 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका असम। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। ठीक है, और इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, यानी 1974 में स्थापना हुई और 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और ये राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए, यानी एक सींग वाला गैंडा आपका यहीं पर पाया जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, असम में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम असम में और कुछ राष्ट्रीय उद्यानों पर बात करें तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में ही है। ठीक है, इसके अलावा ओरांग राष्ट्रीय उद्यान भी आपका असम का ही है। इसके अलावा डिब्रू सैखोवा भी आपका यहीं पर है, असम में। इसके अलावा नमेरी राष्ट्रीय उद्यान भी आपका असम में ही पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में ही है। इसके अलावा दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान भी आपका असम में ही है। और दिहिंग पटकाई को असम का अमेजन कहा जाता है। असम का अमेजन दिहिंग पटकाई को ही कहा जाता है। ठीक है, तो इतने सारे राष्ट्रीय उद्यान आपके असम में ही है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मिजोरम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, मणिपुर में कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, और नागालैंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान आपके हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रवाल भित्तियों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो प्रदूषण, अत्यधिक जलवायु परिस्थितियां और तटीय विकास, ये सभी दोस्तों प्रवाल भित्तियों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और इनके बात करें कि कौन कौन प्रभावित करता है, तो जलवायु परिवर्तन ये भी प्रवाल भित्तियों को प्रभावित करता है। समुद्र स्तर में वृद्धि ये भी आपका प्रभावित करता है। इसके अलावा अम्लीकरण, चक्रवात, ये सभी भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जल प्रदूषण, तटीय विकास, ये तो बता ही दिया आपको, तटीय विकास, पर्यटन, मछली पकड़ना, प्लास्टिक प्रदूषण, इसके अलावा तेल रिसाव, ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि प्रवाल भित्तियों को प्रभावित
करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन 84 नंबर का। जैव विविधता संरक्षण संबंधित है, यानी जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल लाए गए हैं, उनसे कौन कौन से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोस्तों आपको दिया गया है टोक्यो प्रोटोकॉल और जिनेवा प्रोटोकॉल, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए था। इसके अलावा आईची जैव विविधता सम्मेलन, ये भी आपका जैव विविधता से जुड़ा है। नगोया प्रोटोकॉल, ये भी आपका जैव विविधता के संरक्षण से जुड़ा है, अर्थात इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी बी और सी दोनों सही है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और बात करें तो एक समझौता है आपका कार्टाजेना प्रोटोकॉल। इसे अपनाया गया था 2000 में और ये लागू हुआ था 2003 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। जो दोस्तों आपका नगोया प्रोटोकॉल है, ये 2010 में लाया गया था और 2014 में ये प्रभावी हुआ। ठीक है, अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो ये 1997 में लाया गया था और 2005 में प्रभावी हुआ। ठीक है, रामसर सम्मेलन, ये 1971 में लाया गया था और 1975 में प्रभावी हुआ। इसके अलावा जो एक आपका है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 1987 में लाया गया था और 1989 में प्रभावी हुआ ये। ठीक है, इसके अलावा सी बेड अथॉरिटी, इसे 1973 में लाया गया था और 1975 में ये प्रभावी हुआ। ठीक है, इसके अलावा पेरिस समझौता, ये 2015 में लाया गया था और 2016 में प्रभावी हुआ। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख सम्मेलन थे आपके, जो कि लाए कब गए थे और प्रभावी कब हुए थे, इसके बारे में हमने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है कि सौर सेल को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी किस ऊर्जा को जो सौर सेल है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जाहिर सी बात है सौर शब्द जुड़ा हुआ है, मतलब सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बता दें कि सौर ऊर्जा से संबंधित एक संगठन है जिसका नाम है ISA, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी और जो इसका मुख्यालय है यानी हेड क्वार्टर है वो आपका ग्वालपहाड़ी गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है और इसे पेरिस समझौते के समय लाया गया था और पेरिस समझौता आपका 2015 में ही हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि EIA में EA का क्या अर्थ है, यानी EA इन EIA में क्या अर्थ है। तो EIA का दोस्तों अगर फुल फॉर्म हम देखें तो इसका होता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसमें ई का जो अर्थ है उसका अर्थ है इन्वायरमेंट असेसमेंट। ठीक है, EIA का फुल फॉर्म ये है इन्वायरमेंट असेसमेंट, और इसमें जो EA का अर्थ है उसका अर्थ है इन्वायरमेंट असेसमेंट। इतना इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, यानी इसका जो सही आंसर है वो आपका इन्वायरमेंट ऑडिट होगा। ए नंबर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है MOEFCC का पूर्ण रूप क्या है। इसका दोस्तों जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ, MO से तो मिनिस्ट्री ऑफ हो गया, इन्वायरमेंट
फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक सुनवाई इसका हिस्सा है, यानी सार्वजनिक सुनवाई किसका हिस्सा है। और यहाँ पे हम दोस्तों EIA के बारे में थोड़ा और बता दें, अगर EIA यानी इन्वायरमेंट असेसमेंट या इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। तो सार्वजनिक सुनवाई का जो हिस्सा है वो है आपका EIA यानी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये सार्वजनिक सुनवाई इसका हिस्सा है, यानी EIA सार्वजनिक सुनवाई करता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 2006 में की गई थी, यानी EIA जो है वह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 2000 में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 89 नंबर का, GPS में निम्नलिखित खंड शामिल हैं। दोस्तों GPS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, और इसमें GPS में सैटेलाइट खंड भी शामिल है, ग्राउंड खंड भी शामिल है और उपयोगकर्ता खंड भी शामिल है, यानी सभी सही है, यानी D नंबर सही है इसका। सैटेलाइट सेगमेंट्स, ग्राउंड सेगमेंट्स एंड यूजर सेगमेंट, ये तीनों आपके GPS में शामिल होते हैं, ठीक है। GPS में दोस्तों 24 से लेकर के 32 उपग्रह तक होते हैं। GPS सिस्टम में 24 से 32 उपग्रह आपके होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ये 3 घटक तो आपके ये हो गए, ठीक है। इसके अलावा एक और घटक है जिसका नाम है त्रिकोणमिति, ये भी GPS का घटक है। इसके बाद है आपका सिग्नल भी इसका घटक, यानी कि GPS के 5 घटक हैं, सैटेलाइट खंड, ग्राउंड खंड, उपयोगकर्ता खंड एंड त्रिकोणमिति और सिग्नल, ये इसके 5 घटक शामिल हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बता दें कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। इसके अगर फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशन, ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक, सी से कल्चरल और ओ से आपका है ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका अगर हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका प्रमुख फुल फॉर्म है। इसके उद्देश्यों की बात करें तो शिक्षा का प्रसार करना, संस्कृति और धरोहर का संरक्षण करना, वैज्ञानिक सहयोग, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना इसके प्रमुख कार्य हैं, ठीक है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जिनेवा में प्रमुख कौन कौन से ऐसे संगठनों के मुख्यालय हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, GLOF का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी ग्लोफ क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोब का दोस्तों, ग्लोफ का ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट
फ्लड, यानी हिमनद झील विस्फोट बाढ़, ग्लोफ का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, यानी इसका विकल्प डी सही है। इसके बाद है RS और GIS प्रौद्योगिकी में संकल्पों के प्रकारों में शामिल है, यानी टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन, यानी रिमोट सेंसिंग और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में कौन कौन से रेजोल्यूशन होते हैं। तो इसमें टेम्पोरल रेजोल्यूशन भी होता है, रेडियोमेट्रिक भी होता है, स्पेक्ट्रल और स्पेशियल यानी स्थानिक भी होता है। यहाँ से आप इंग्लिश दे सकते हैं, टेम्पोरल, रेडियोमेट्रिक, स्पेक्ट्रल एंड स्पेशियल। ठीक है, ये सब शामिल होते हैं, तो इसका जो आंसर सही होगा वो डी नंबर होगा, यानी ऑल द एबव, उपर्युक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाइड्रार्क अनुक्रमण होता है, हाइड्रार्च सक्सेशन टेक्स प्लेसेस। तो जो दोस्तों हाइड्रार्क होता है वो आपका गीले क्षेत्रों में होता है, यानी वेटर एरियाज में हाइड्रार्क अनुक्रमण होता है। जो शुष्क क्षेत्रों में होता है वो उसे हम कहते हैं जीरोफाइट, जीरोफाइट। ठीक है, जीरोफाइट कहते हैं। यानी कि जलमग्न जितने भी क्षेत्र होते हैं वो आपके हाइड्रार्क अनुक्रमण के क्षेत्र ही होते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे नमी युक्त क्षेत्र हो गए, ठीक है, जलमग्न क्षेत्र हो गए, ठीक है, इसके अलावा आपका नदी जलाशय, नदी जलाशय भी इसी में शामिल है। ठीक है, तो ये सब आपके हाइड्रार्क अनुक्रमण के उदाहरण हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सहायता के लिए कौन सा कोष बनाया गया है। तो जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित देशों यानी कि विकासशील देशों की सहायता के लिए जो फंड बनाया गया है उसका नाम है जलवायु राहत कोष, यानी कि क्लाइमेट रिलीफ फंड। ठीक है, ये आपका बनाया गया है ग्रीन क्लाइमेट फंड। ठीक है, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 2010 में की गई थी। 2010 में COP16, जो आपका COP16 हुआ था उसमें इसकी स्थापना की गई थी, ग्रीन रिलीफ फंड की। ठीक है, इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है कि उनके स्थान के आधार पर प्रवाल भित्तियों का वर्गीकरण कीजिए, यानी कि प्रवाल भित्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो प्रवाल भित्तियाँ फ्रिंजिंग एंड एटॉल प्रवाल भित्ति, पैच एंड बैरियर प्रवाल भित्ति, यानी कि ये चारों सही है, यानी कि इसका विकल्प जो है वो सी सही है। ठीक है, यानी कि आपका प्रवाल भित्तियाँ 4 प्रकार की होती हैं। इसके बाद है IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है, IUCN। ठीक है, IUCN का जो दोस्तों मुख्यालय है वो है आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। IUCN का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, और IUCN का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर हम IUCN की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को की गई थी।
ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। 5 अक्टूबर 1948 को स्थापना। मुख्यालय इसका है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का संबंध है, यानी कि जैव विविधता यहाँ पूछा जा रहा है कि जैव विविधता कितने प्रकार की होती है। तो जैव विविधता जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी यानी आनुवांशिक विविधता, स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी यानी प्रजाति विविधता, और इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी यानी पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। ये तीनों प्रकार की जैव विविधता आपकी होती है, यानी विकल्प आपका डी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स का संबंध निम्नलिखित में किससे है, यानी हाइड्रोपोनिक्स इज एसोसिएटेड विद। तो इसका सही आंसर है जल संरक्षण से। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स का मतलब है दोस्तों जल के बिना खेती करना। जल के बिना खेती करना आपका हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। तो इसका सही आंसर आपका सी नंबर सही है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को सम्मिलित किया जाता है, यानी वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक कहाँ पर आता है आपका। ठीक है, तो कवक जो दोस्तों होते हैं वो आपके अपघटक के अंतर्गत आता है। सी नंबर अपघटक, यानी ये आपके डीकम्पोजर्स होते हैं कवक। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो भारत में जो वन्य जीव सप्ताह है वो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या होता है कि भारत में वन्य जीवों और उनके आवासों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, इसके अलावा और कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे वन्य जीवों और जैव विविधता के संरक्षण के लिए जागरूकता, वन्य जीवों और उनके आवासों की सुरक्षा, वन्य जीवों पर खतरे और उनके संरक्षण के उपायों के बारे में चर्चा करना। तो ये सभी इसके महत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। ये आपका रहा NEP 2020 के अंतर्गत जो आपके BA 3rd सेमेस्टर में को-करिकुलर पेपर है, जिसका नाम है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, तो यह पेपर आपका छत्रपति साहू जी महाराज यानी CSJMU का जो पेपर हुआ है 2023-24 का, ये इसका सॉल्व पेपर था। ठीक है दोस्तों, हम आपको फिर बताए दे रहे हैं कि जो क्वेश्चन है उनको तो आपको नोट करना ही करना है, साथ ही साथ जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया है उसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है, ताकि जो इस साल आपका यानी 2024-25 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जो PDF का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं खुद से भी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।